अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केस 2। यानी कि कल जो हमने पढ़ा था, कल जो हमने आपको बताया था कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों और वो पुली के ऊपर मूव कर रही हो तो किस तरीके से हम उनके अंदर मौजूद टेंशन और एक्सेलरेशन का पता लगाते हैं। और टेंशन और एक्सेलरेशन क्यों पता करनी थी? क्योंकि हमने बांधी है, हमें मास तो वजन तो पता होगा उनका, और दूसरी बात क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है, तो सिर्फ दो चीजें ही रह जाती हैं और वो क्या होती हैं? टेंशन और एक्सीलरेशन। अब ये कुछ इस तरीके से कि मानो कि आप एक कुएं से पानी भर के निकाल रहे हो, या इस तरह से कर लो कि एक टेबल के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है जिसका वेट है W2, और उस टेबल के कोने पर एक पुली लगी हुई है और रस्सी की मदद से उस बॉडी 2 के साथ एक और बॉडी जुड़ी हुई है जिसको बॉडी 1 कहा है, हमने बॉडी A कहा है, उसका वेट 1 है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों बॉडीज का वेट है तो इसलिए उनके वेट की वजह से इसके अंदर एक रस्सी में एक तनाव, टेंशन पैदा होगा, फोर्स पैदा होगी। यानी कि बॉडी 1 जो है, W1 जो है, वो W2 को अपनी तरफ खींचना चाहेगी। सिमिलरली W2 जो है वो W1 को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, जिसकी वजह से रस्सी में टेंशन पैदा होगी। अगर बॉडी, फर्ज कीजिए कि बॉडी 1 जिसका मास W1 है, बॉडी A जो है जिसका मास हमारा W1 है, वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। अगर मेरी बॉडी ए नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसका मतलब क्या है? जो रस्सी में टेंशन है वो कम है और इसका वेट ज्यादा है, और रस्सी में टेंशन कम है और मेरी बॉडी का वेट ज्यादा है। तो और मैं ये पता लगाना चाहूं कि जो मेरी बॉडी है यानी कि बॉडी ए वो किस फोर्स की वजह से नीचे जा रही है, तो उसका फॉर्मूला कल वाले सिनेरियो की तरह ही होगा, और वो क्या होगा? F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टी। यानी कि फर्ज कीजिए कि मेरी बॉडी का जो वेट था वो 10 न्यूटन था, और उस पर लगने वाली जो फोर्स थी, उसको रोकने वाली जो फोर्स थी, वो 7 न्यूटन की थी। तो मैं 10 माइनस 7 करूंगा तो 3 न्यूटन की फोर्स होगी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी कहाँ जा रही होगी? नीचे की तरफ जा रही होगी। ठीक है, अब बॉडी 2 की बात करते हैं, यानी कि बॉडी बी की बात करते हैं जिसका मास M2 है, और वो रखी हुई है एक टेबल के ऊपर। टेबल पे रखे होने का मतलब क्या है? टेबल के रखे होने का मतलब ये है कि इसका वेट जो है उसको कैंसिल कर देगा रिएक्शन ऑफ द सरफेस। यानी कि फर्ज कीजिए एक कार जिसका वजन लगभग 1000 किलो होता है, और अगर मैं उसका न्यूटन में वेट निकालूं तो लगभग उसका जो वेट होता है वो 10,000 न्यूटन होता है। 10,000 न्यूटन के वेट वाली एक कार को एक 70 किलो का बंदा आराम से हिला देता है। क्यों हिला देता है? क्योंकि कार जमीन पे रखी हुई है, और जब जमीन पे कोई चीज रखी हुई होती है तो उसके वजन को जमीन का रिएक्शन कैंसिल कर देता है। जब वजन को जमीन का रिएक्शन कैंसिल कर देता है तो एक 70 किलो का बंदा इजीली उस 10,000 न्यूटन वजन के कार को आसानी से हिला सकता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि इस केस में जो बॉडी का वेट होगा वो टेंशन का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जमीन पे एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो उसका जितना भी वेट होगा वो रिएक्शन ऑफ द सरफेस की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और मेरी जो बॉडी बी है उससे लगने वाली सारी की सारी फोर्स उसको आगे ले जाने में इस्तेमाल होगी। देखते हैं क्या लिखते हैं। सिमिलरली द बॉडी बी मूव्स फॉरवर्ड ऑन द रफ सरफेस, इट्स वेट विल बी कैंसल्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, एंड द नेट फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन या फॉरवर्ड मूवमेंट इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जितनी भी टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होगी उसको कुछ भी मजाहमत वेट की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि वेट की कोई वैल्यू बाकी ही नहीं रही, क्योंकि उसको टेंशन रिएक्शन ऑफ द सरफेस ने कैंसिल कर दिया है। तो हम कहेंगे जो फोर्स थी वही रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? टेंशन के लिए, या जो टेंशन थी वही रिस्पॉन्सिबल थी फोर्स के लिए जो उसको लेकर जा रही थी आगे। अच्छा, हमने कल ही पढ़ा था कि F बराबर होता है ma के और W बराबर होता है mg के। तो हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। किस चीज की वैल्यू पुट करते हैं? इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, वेट की और फोर्स की। तो क्या बनेगा हमारे पास? इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और जो इक्वेशन 2 है मेरे पास वो क्या बनेगी?
F2 इज इक्वल टू T था, और ये बन जाएगा M2A इज इक्वल टू T। वही चीज अगर मुझे एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला पता करना है तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में करना होगा ऐड। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, देख लें जी। इक्वेशन 3 क्या थी, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और इक्वेशन 4 क्या थी, M2A इज इक्वल टू T। तो यहाँ पर T माइनस का है, यहाँ पर T प्लस का है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G। यहाँ पर A जो है वो कॉमन है, A को हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2, जो कि A से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, तो A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये उस केस में है जब एक बॉडी जो है वो हैंग हुई भी होगी और दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम टेंशन के लिए। टेंशन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आसान है, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं कि F2 जो था वो बराबर था टेंशन के, और F2 किसके बराबर था, F2 बराबर था M2A के। M2A बराबर हो गया, ठीक है। अब A की वैल्यू आपको क्योंकि पता है, जो कि ये रही M1G अपॉन M1 प्लस M2, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में A की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो M2 मल्टीप्लाई बाय M1G अपॉन M1 प्लस M2, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 इज द फॉर्मूला फॉर द टेंशन when one body is moved vertically and one body is moved horizontally connected to a frictionless pulley। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक लास्ट लुक देख लें फॉर्मूले की। अल्लाह हाफिज।